अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एसी थ्रू कैपेसिटर। लास्ट टाइम हमने देखा था एसी थ्रू रेजिस्टर, यानी हमने रेजिस्टर में से एसी करंट पास करवा के देखा तो हमने वोल्टेज और करंट जो है वो उन दोनों को नोट किया, तो दोनों की डिपेंडेंस एक ही बात पे थी, वोल्टेज और करंट इन फेज थे। अब यहाँ हम कैपेसिटर अटैच किया है, ये देखें कैपेसिटर में से करंट पास करता है या नहीं करता, उसके लिए एक साथ बल्ब लगाया हमने ताकि हम देख सकें। अगर बल्ब ऑन हो जाएगा तो डेफिनेटली कैपेसिटर में से करंट पास कर रहा होगा, अगर बल्ब ऑन नहीं होगा तो फिर कैपेसिटर में से करंट पास नहीं करेगा। अब आपको सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कि जो आप वो पहले चैप्टर नंबर 12 के अंदर बैटरी लगाते हैं कैपेसिटर के साथ, वो जस्ट चार्ज होता है कैपेसिटर उसके ज़रिए, उसमें से करंट पास नहीं कर सकता। यानी अगर आप यहाँ बैटरी लगा देते हैं एसी सोर्स की जगह, अब कैपेसिटर की दोनों प्लेट के दरमियान आपको पता है डाइलेक्ट्रिक मौजूद होता है, डाइलेक्ट्रिक मौजूद है तो पाथ कंप्लीट नहीं है करंट का, तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक करंट फ्लो नहीं कर सकता, यानी डीसी करंट फ्लो नहीं करेगा। कैपेसिटर डीसी करंट पास नहीं करने देता क्योंकि उसके प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाता है, इंसुलेटर, पाथ कंप्लीट नहीं होता। लेकिन एसी करंट उसमें से पास कर जाता है क्योंकि एसी की नेचर है कॉन्टीन्यूसली वेरी करना और फिर पोलैरिटी भी चेंज करना है। तो इस वजह से कैपेसिटर जो है वो चार्ज होता है, फिर डिस्चार्ज होता है, फिर चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है, और इस तरह चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाले प्रोसेस से गुजर के कैपेसिटर जो है वो एसी को पास थ्रू करवा देता है और बल्ब जो है वो ऑन हो जाएगा। अब ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का क्या मसला है, देखें जो एसी करंट है उसकी वेव फॉर्म यूँ बनती है, पूरा जो साइकिल आता है 0 से लेकर टी टाइम तक, हाफ जो होगा 0 से t/2। अब पहले हम फर्स्ट हाफ पे बात करते हैं, जो 0 से t/2 यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल है। पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे तो ये वाला हिस्सा जो होगा पॉजिटिव और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव होगा। तो अब जो कैपेसिटर अटैच किया गया होगा उस पर क्या होगा, देखें यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। ये कब तक, जब तक ये देखें करंट बढ़ रहा है यहाँ तक, इस तरह। अब ये करंट यहाँ पे पहुँच चुका बिल्कुल, और यहाँ देखें चार्ज उसके ऊपर पूरी प्लेट्स के ऊपर चार्ज आ गया। अब आगे फर्दर चार्ज ने डिक्रीज़ करना है, ये रिमूव हो जाएगा और सामने नेगेटिव वाला भी रिमूव हो जाएगा, फिर ये पॉजिटिव रिमूव, सामने वाला नेगेटिव, ये दोनों भी रिमूव, फिर सामने नेगेटिव भी रिमूव हो जाएगा। एक हाफ साइकिल हो गया, हाफ साइकिल से आगे नेगेटिव हाफ साइकिल है, फिर ये हिस्सा पॉजिटिव और ये हिस्सा नेगेटिव हो जाना है। फिर दोबारा क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव और सामने नेगेटिव इंड्यूस होगा, यहाँ पॉजिटिव सामने नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। देखें फिर दोबारा एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, ये कब तक होगा, जब तक यहाँ तक पहुँचते हैं पीक वैल्यू पे। उसके बाद फिर दोबारा वापस वो कहाँ चला जाएगा, जीरो की तरफ कम होता होता है। यहाँ पॉजिटिव रिमूव होगा, सामने नेगेटिव रिमूव होगा, पॉजिटिव रिमूव होता जाएगा, नेगेटिव रिमूव होता जाएगा, और फिर दोबारा कैपेसिटर क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक चार्ज हुआ, फिर डिस्चार्ज हुआ, फिर चार्ज हुआ, फिर डिस्चार्ज हुआ। तो इस तरह चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाले प्रोसेस से क्या हुआ, करंट फ्लो करता रहता है सर्किट के अंदर और बल्ब जो है वो ऑन रहेगा। अब यहाँ पर जो वोल्टेज है जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जो एसी सोर्स प्रोवाइड करता है, इंस्टेंटेनियस जो वोल्टेज है वो हम कैसे लिखते हैं, V = V0 sin थीटा, वो लिखेंगे। उसके बाद फिर हम कैपेसिटर के अंदर चार्ज की और फिर करंट की बात करेंगे बाद में। देखें जो सोर्स वोल्टेज है वो तो आप जानते हैं, V = V0 और साथ में क्या आ जाएगा, sin थीटा। फिर आप ये भी जानते हैं कि इन केस ऑफ कैपेसिटर आपने पढ़ा था Q = CV। अगर आपने Q फाइंड करना है तो आपको V की वैल्यू पुट करना होगी, V और साथ में sin थीटा। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। फिर हम करंट को डिफाइन करते हैं जो कैपेसिटर में फ्लो करेगा, तो I = ΔQ/ΔT। ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गई, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस जिसे हम कहते हैं। अब यहाँ अगर गौर करें, V जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, V0 तो कांस्टेंट, आगे वो किस पे डिपेंडेंट है, थीटा पे। C कैपेसिटेंस होती कांस्टेंट है, V0 कांस्टेंट है, Q फिर किस पे डिपेंडेंट है, थीटा पे। यानी V और Q जो है दोनों एक ही चीज़ पे डिपेंडेंट है, तो ये इन फेस रहेंगे। लेकिन अगर करंट देखें I, वो क्यू टी कर्व जो होगी, यानी क्यू टी ग्राफ होगा जो उसकी स्लोप पे डिपेंडेंट है। स्लोप मीन चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, तो स्लोप कहते हैं चेंज को। तो वो जो क्यू टी कर्व होगी या क्यू टी ग्राफ ड्रा करेंगे उसके स्लोप पे करंट डिपेंड करता है। क्यू टी कर्व का स्लोप जहाँ पर मैक्सिमम होगा वहाँ आई मैक्सिमम होगा, क्यू टी कर्व का स्लोप जहाँ मिनिमम होगा वहाँ आई मिनिमम होगा। जैसे जैसे क्यू टी कर्व का स्लोप वेरी करेगा वैसे वैसे ही करंट भी वेरी करेगा। आई डिपेंडेंट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस पे। अब यहाँ देखें इसका वेव फॉर्म ड्रॉ करते हैं, फिर देखिए फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी ये बात जो मैं बोल रहा हूँ। इसमें सबसे पहले तो हम वही V ड्रा करते हैं, ये V होगी।
और वी को हम डिनोट करेंगे ओ, ए, बी, सी, डी और ई। एफ स्टार्ट उसका 0 से है। उसके बाद फिर बात करते हैं हम उसकी क्यू की। क्यू भी इन फेस रहेगा वी के साथ, क्योंकि दोनों की डिपेंडेंस एक बात पे है। तो ये क्यू आ गया ब्लू वाला। देखिए अब फिर रेड के साथ हम आई ड्रा कर लेते हैं। आई जो होगा वो इस तरह से आएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ उसको। अब ये देखें, ये इसको नाम दे देते हैं हम पी, और ये यहाँ पर हो जाएगा एन, यहाँ हो जाएगा आर, यहाँ हो जाएगा एस टी। ठीक है जी। इधर अब ये टाइम है और इधर ये डिफरेंट वोल्टेज, करंट और चार्ज। अब ज़रा गौर कीजिए ब्लू वाली लाइन के ऊपर जो कि चार्ज की है। पॉइंट ओ से ए तक अगर आप देखें, ओ से ए तक जो क्यू टी कर्व का स्लोप है, यानी जो ब्लू लाइन है, मैं मेंशन कर दूं साथ साथ कि ये जो चीज़ें हैं ये क्या क्या है। वी, और इसके अलावा ये जो रेड वाला है ये करंट है, और जो ब्लू वाला है वो चार्ज है, क्यू। अब ज़रा आप उस कर्व को देखें जो ब्लू कलर की है, वो चार्ज को शो कर रही है। तो देखें ओ से ए, ओ से ए यानी ये वाला पॉइंट इसका भी यही कहलाएगा। ओ से ए जो है वो क्यू टी कर्व का जो स्लोप है, इधर टी और इधर क्यू, क्यू टी कर्व का जो स्लोप है वो मैक्सिमम है। स्लोप कहते किसे हैं, देखें ये पॉइंट है इनिशियली, और फाइनली फुली चार्ज जब होगा कैपेसिटर ये पॉइंट होगा। तो फर्ज करें वो 5 कूलम स्टोर करता है मैक्सिमम। स्टार्ट किससे लेगा, 0 से। तो अब स्लोप कहते हैं चेंज को। यहाँ और यहाँ का जो चेंज आएगा 5 माइनस 0, तो चेंज कितना आया, 5 आ गया। आप इस कर्व को फॉलो करें, आगे चलेंगे 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम, यहाँ तक आगे बढ़ेंगे 1 हो जाएगा, तो स्लोप जो होगा वो 4 हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे तो स्लोप और कम हो जाएगा, और आगे बढ़ेंगे स्लोप और कम हो जाएगा। तो एट द एंड जब आप ए पॉइंट पे जाएंगे, ओ से ए आप कर्व को फॉलो करेंगे, क्यूटी कर्व को, तो स्लोप देखें कम होता चला जाएगा। स्लोप कहेंगे चेंज को, तो चेंज कम होता चला जाएगा। स्लोप जब कम होगा डेफिनेटली क्या होगा, करंट भी कम होगा, क्योंकि क्यूटी कर्व के स्लोप पे डिपेंडेंट है करंट। और अब अगर हम बात करें ओ पॉइंट पे, ओ पे जो स्लोप है वो देखें कितना आया, मैक्सिमम आया 5। एग्जाम्पल है वैसे समझाने के लिए। तो ये मैक्सिमम अगर स्लोप आया है ओ पॉइंट पे क्यूटी कर्व का, तो डेफिनेटली वहाँ पर करंट पीक वैल्यू से स्टार्ट ले रहा है, क्योंकि स्लोप मैक्सिमम है तो करंट भी मैक्सिमम। अब जैसे जैसे ओ से की तरफ जा रहे हैं स्लोप कम हो रहा है, तो देखिए करंट भी पी से एन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ए पॉइंट पे जाके स्लोप बिल्कुल 0 हो गया, करंट भी उसके सामने एन पॉइंट पे क्या हो गया, बिल्कुल 0। उससे आगे चलिए, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक स्लोप नेगेटिव है। देखें ए पॉइंट पे वैल्यू 5 है, बी पॉइंट पे 0 है, अब फाइनल वैल्यू 0 है, यानी आपने ए से बी स्लोप लेना है। तो 0 माइनस 5 माइनस 5, 0 माइनस 4 माइनस 4, 0 माइनस 3 माइनस 3, 0 माइनस 2 माइनस 2, और 0 माइनस 1, इस तरह। तो ए से बी जो स्लोप है वो नेगेटिव है वाली साइड पे है, और देखें करंट भी एन से आर नेगेटिव हो गया। यानी जैसे जैसे स्लोप वेरी करेगा या स्लोप चेंज होगा, वैसे वैसे करंट भी चेंज होगा। ओ पॉइंट पे क्योंकि स्लोप क्यूटी कर्व का मैक्सिमम था, तो करंट मैक्सिमम पीक वैल्यू से स्टार्ट ले रहा है पी से एन तक, और जैसे जैसे ओ से ए की तरफ जाते हैं, ओ से ए की तरफ क्यूटी कर्व को फॉलो करते हैं, जो स्लोप है वो डिक्रीज़ करता है, तो करंट भी उस रिजल्ट में डिक्रीज़ करेगा पी से एन तक। ए पॉइंट पे जाके स्लोप जो है वो बिल्कुल 0 हो जाएगा, उसके सामने करंट भी बिल्कुल एंड पॉइंट पे 0 हो जाएगा। ए से बी स्लोप जो है वो नेगेटिव हो जाता है, तो करंट भी एन से आर उस पोर्शन के लिए नेगेटिव हो जाएगा, एंड अप टू सो ऑन, ऐसे स्टोरी आगे चलती रहेगी। अब अगर हम इसका ये वेव फॉर्म ड्रा कर ली है, तो हम इसका वेक्टर डायग्राम ड्रा करेंगे और फिर इसका रिजल्ट लिखेंगे। देखिए वेक्टर डायग्राम जो होगी वो आई और वी के दरमियान ड्रा करनी है। तो आई जो है वो लीड कर रहा है, करंट आगे चल रहा है, वोल्टेज तो 0 से स्टार्ट ले रहा है, करंट 90 डिग्री से स्टार्ट ले रहा है। तो यहाँ करंट शो करेंगे, जिसे हम नाम देंगे ये आई आर एम एस है।
और जो V होगा उसे हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ डिनोट करेंगे, जो VRMS होगा, और उनके दरमियान एंगल कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या है, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 या फिर π/2। ठीक है जी। तो ये याद रखना है कि इन कैपेसिटर लीडिंग करंट फ्लो करता है। नेक्स्ट देखें, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। देखें जैसे रेजिस्टर था ना, उसकी एक रेजिस्टेंस थी, इस तरह कैपेसिटर भी ऑपोजिशन शो करता है, उसे हम नाम देते हैं रिएक्टेंस। द ऑपोजिशन ऑफर बाय अ कैपेसिटर to the flow of AC is called capacitive reactance। डिनोट करते हैं XC से, और फार्मूला वही V/I, जैसे R = V/I था ना, VRMS/IRMS। फिर एक और बात है, ये तो सिंपली ऑपोजिशन आ गई। ऑपोजिशन जो है इसकी, यानी जिसे हम रिएक्टेंस बोल रहे हैं, वो फर्दर डिपेंडेंट है फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC सोर्स के ऊपर। इस तरह ये डेरिवेशन तो नहीं है यहाँ पे। तो देखें XC = 1/ωc। ओमेगा जो होगा वो आपको पता है 2πf और साथ C आ गया, ओमेगा 2πf आ गया और साथ में दे रखें। अब देखें जो रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जो AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी होगी उसके इन्वर्सली। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुई रिएक्टेंस कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम हुई रिएक्टेंस ज़्यादा होगी, इन्वर्सली है। मीन्स अगर AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी कैपेसिटर जल्दी चार्ज होगा, जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। रिएक्टेंस कम होगी, अगर फ्रीक्वेंसी कम हुई वो ज़रा टाइम लेगा चार्ज होने में, फिर डिस्चार्ज होने में भी टाइम लेगा, रिएक्टेंस बढ़ जाएगी। तो हाई फ्रीक्वेंसी का ये मतलब है कि ज़्यादा साइकिल एक यूनिट टाइम के अंदर जो है ना पास करेंगे। कम फ्रीक्वेंसी का ये मतलब है कि कम साइकिल पास करेंगे। देखें यहाँ चार्जिंग डिस्चार्जिंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग, इस तरह यहाँ तो चार्जिंग फिर डिस्चार्जिंग फिर चार्जिंग फिर डिस्चार्जिंग। तो यहाँ स्लो है और यहाँ फास्ट होगा काम। तो इसलिए जो रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो रिएक्टेंस कम हो जाएगी। अब अगली बात, ये जो रिएक्टेंस का यूनिट है वो ओम ही होता है। ऐसा यूनिट जो है वो ओम ही है, क्योंकि वोल्ट ओवर एम्पेयर जो है वो ओम के बराबर होता है। फिर यहाँ पावर लॉस नहीं होती। पावर की अगर बात करें, पावर पहले कैपेसिटर स्टोर करता है, फिर वापस रिलीज़ कर देता है, फिर स्टोर करता है, फिर रिलीज़ कर देता है। देखिए पावर का फार्मूला P = VI। अगर आप पहले पोर्शन में देखें, जो करंट है वो पॉजिटिव है, वोल्टेज भी पॉजिटिव है, पावर जो होगी वो स्टोर होगी कैपेसिटर के अंदर। अगले पोर्शन में देखें, अगले क्वार्टर में, पहले क्वार्टर में देखें O से A वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव है, करंट B P से N पॉजिटिव है। अगले क्वार्टर में देखिए A से B वोल्टेज फिर स्टिल पॉजिटिव है, लेकिन करंट N से R क्या हो गया नेगेटिव, तो पावर नेगेटिव आ जाएगी। पावर जब नेगेटिव आएगी तो पावर रिलीज हो गई सर्किट के अंदर, जो पावर स्टोर की गई थी। फिर नेक्स्ट हाफ में देखें दोनों नेगेटिव है, नेक्स्ट क्वार्टर में B से C और ये R से S दोनों नेगेटिव पॉजिटिव आंसर आएगा, क्योंकि नेगेटिव ही नेगेटिव आई मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव पावर फिर दोबारा स्टोर हो गई। अगले पोर्शन में फिर दोबारा नेगेटिव आएगा, पावर फिर रिलीज हो जाएगी। यानी कैपेसिटर जो है पावर स्टोर करता है रिलीज कर देता है, स्टोर करता है रिलीज कर देता है, पावर डिसिपेट नहीं करता है। ठीक है जी। इसलिए यहाँ पर कोई पावर का रिलेशन नहीं है इसके लिए, जैसे रेजिस्टेंस के लिए बताया गया था ना, इस तरह इसके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें पावर लॉस नहीं होती इन केस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट। तो यहाँ पर याद रखना है करंट लीड करता है। अब इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, ये तो हमने मैथमेटिकली देख लिया, ग्राफिकल देख लिया, वेक्टर डायग्राम बना दी। फिजिकल मीनिंग क्या है कि करंट आगे चल रहा है, वोल्टेज पीछे है। इसका मतलब क्या बनता है, अब देखें करंट कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को। जब चार्ज फ्लो कर रहा होगा हम उसे करंट का नाम देंगे। और पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर में कब आता है, जब दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज
आ जाता है, फुली चार्ज हो जाता है जब कैपेसिटर प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। अब देखें, जब शुरू में बात की थी चार्जिंग वाली, यहाँ एक चार्ज सामने नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, यहाँ एक चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज। अभी अब फिलहाल देखें चार्ज आ रहा है कैपेसिटर के ऊपर, यानी कि सोर्स की तरफ से चार्ज जो है बैटरी के ऊपर सॉरी कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है। पहला चार्ज है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एंड अप टू सो ऑन। अब देखें जब तक चार्ज आ रहा है इसका मतलब फ्लो ऑफ चार्ज है, चार्ज फ्लो कर रहा है कैपेसिटर के ऊपर, तो ये करंट है। लेकिन जब फुली कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा फिर उसकी प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस V आता है। तो पहले देखें क्या है, पहले कौन सी चीज़ आ रही है, स्टार्ट में तो जब चार्ज आना शुरू हुआ है तब तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, लेकिन जैसे जैसे चार्ज आता जाएगा हम कहेंगे ये करंट है, तो करंट पहले आ रहा है, यानी पहले कैपेसिटर के ऊपर चार्जेस आना शुरू होंगे, जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा फिर उसकी प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो इसका ये फिजिकल मतलब, हमने डिवाइस के अंदर की बात कर रहे हैं, इस पूरे सर्किट के अंदर की बात नहीं कर रहे। डिवाइस के अंदर जो है क्या है, जो करंट है वो लीड करता है, यानी करंट पहले आता है और वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस बाद में जनरेट होता है प्लेट्स के दरमियान। तो ये इसका फिजिकल मीनिंग है, ये तो खैर आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये आपकी इन्फो के लिए था। तो नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे एसी थ्रू इंडक्टर। तो ये याद रखना है, जब आप कैपेसिटर की बात करेंगे तो कैपेसिटर में जो करंट है वो लीडिंग करंट फ्लो करता है। याद रखने के लिए याद रख लें, कैपेसिटर को सी से डिनोट करते हैं, करंट भी सी से है। तो कैपेसिटर के अंदर करंट लीड करेगा, वोल्टेज लैग करेगा बाय एंगल 90 डिग्री या फिर π/2। और उसका फ्रीक्वेंसी के साथ भी रिलेशन है, उसकी रिएक्टेंस का, वो भी याद रखना है कि वो फ्रीक्वेंसी के साथ उसका रिलेशन इन्वर्सली है। एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, डेफिनेटली जो रिएक्टेंस वो कम हो जाएगी। अब इसमें अगर कोई बात ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।